के लिए मैंने कोशिश की है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर रिलेटेड, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। थोड़े कम समय में बनाया है तो उम्मीद है कि अधिकतर चीज़ें कवर कर सकूं। कुछ जो नहीं हो पाएंगी आप सवाल करेंगे, मैं कोशिश करूंगा मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको कुछ न कुछ जानकारी उसके बारे में दे सकूं। तो मेरा नाम अंकुर भारती है। मैं मास्टर्स हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सीनियर लीडरशिप भी किया हुआ है एक्सेलराई जमशेदपुर से। अभी मैं अर्नस्ट एंड यंग करके एक ग्लोबल फर्म है जिसमें कि मैं हेल्थ केयर कंसल्टिंग डिवीजन में डायरेक्टर हूँ। मैंने इससे पहले एक कंपनी फाउंड की थी। आई वाज अ फाउंडर, जो स्टार्टअप कंपनी थी रीहील क्लिनिक्स के नाम से। ये मैंने अपने बिहार में ही बेगूसराय जिला में शुरू किया था। हेल्थ से रिलेटेड ही है, स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें डिजिटल भी कंपोनेंट था जिसमें मैं टेलीमेडिसिन और लैब, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी खोल रहा था। और उससे पहले मैं पीडब्ल्यूसी करके एक कंपनी है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये भी ग्लोबल फर्म है, कंसल्टेंसी कंपनी है, उसमें भी मैं हेल्थ केयर कंसल्टेंट था। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। आगे बढ़े। हाँ, तुम बढ़ो, अपने पेज पे बढ़ो अंकुर। अच्छा, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अभी सही मायनों में भारत के लिए बहुत गर्व वाला इंडस्ट्री हो गया है। खास करके कोविड के समय में हमने देखा कि दुनिया भर में उनकी अपनी फार्मा इंडस्ट्री फेल होने लगी। दुनिया भर में हर देश अगर उनकी इंडस्ट्री फेल नहीं भी हुई तो सिर्फ अपने देश का मदद कर पाए, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अमीर देश अमेरिका हो, चाहे अभी जो पावर बन रहा है चाइना हो, और जिसका इंडस्ट्री बेस दुनिया का सबसे बड़ा है। सब लोगों ने अपने अपने इंडस्ट्री को सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। भारत इकलौता देश था जो कि दुनिया की मदद कर रहा था कोविड के समय, कोरोना वायरस के समय। अंकुर जी, अंकुर जी, अंकुर जी, एक मिनट। कुछ बच्चे गांव से हैं, तो जी जैसे वैसे सब जैसे फार्मा इंडस्ट्री ये शायद उनको समझ में नहीं आए, तो एक सेकंड की उनको बता दीजिए कि क्या है। जी जी जी। तो देखिए फार्मास्यूटिकल जो है, जैसे आप घरों में दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देता है, वो एक चीज़ हुई। इंजेक्शन लेते हैं, वैक्सीन लगता है, ये सारा कुछ फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आता है। फार्मा इंडस्ट्री बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, रिसर्च करती है, दवाइयों का इजाद करती है, उसमें सुधार करने के लिए रिसर्च करती है, दूसरी जगह बेचती है। बेचने वाले भी फार्मास्यूटिकल्स के बड़े सारे पूरी एक चेन होती है जिसमें कि मैन्युफैक्चर होता है जो बनाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे देश में, दुनिया में। वो लिमिटेड नंबर होते हैं जो बांटते हैं। उनसे खरीदने वाले रिटेलर होते हैं, जैसे कि फार्मेसी दुकानें, दवाई की दुकानें जो हैं वो रिटेल है, तो वो रिटेलर हो गए। और हम लोग हैं बायर, तो हम खरीदते हैं। ये पूरी एक चेन है इंडस्ट्री की, फार्मा इंडस्ट्री की एक चेन है कि दवाई का रिसर्च हुआ तो रिसर्च कंपनियां हो गई, वहां से वो रिसर्च कंपनियों ने वो दवाई रिसर्च करके फैक्ट्री को दी, वो मैन्युफैक्चरर हो गया, उसने बनाई दवाई। मैन्युफैक्चरर से फिर दवाई लेके डिस्ट्रीब्यूटर पूरे दुनिया में फैलाया, और उनसे लेके जो दवाई की दुकानें हैं रिटेलर, उन्होंने उसे बेची, और वो बिक के कहाँ आई, हमारे जैसे लोगों तक आई। तो ये पूरी उसकी वैल्यू चेन कहते हैं, फार्मास्यूटिकल की वैल्यू चेन है। और इस पूरी चेन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। हर जगह पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है नौकरी करने की, अपना काम शुरू करने की। तो वो हर जगह पर है अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जो इंडस्ट्री है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं,
रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल सब लोग आते हैं। और वो इंडस्ट्री वन ऑफ दुनिया की सबसे बड़ी है जेनरिक में। अब जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, तो आप जैसे क्रोसिन खरीदते हैं, क्रोसिन एक कंपनी बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की दवाइयों की, वो क्रोसिन नाम से बनाती है। लेकिन क्या है क्रोसिन? क्रोसिन है पैरासीटामोल, जिससे बुखार दूर होता है। पैरासीटामोल जो है वो मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूल जो 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 असल दवाई है वो पैरासीटामोल है, उसका ब्रांड का नाम है क्रोसिन। तो क्रोसिन चूंकि ब्रांड हो गया तो वो जेनरिक नहीं रही, लेकिन जो पैरासीटामोल मॉलिक्यूल है वो अगर उसी नाम से बिक रही है तो वो जेनरिक दवाई कहलाती है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाइयों का मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है। दुनिया में सब जगह भारत ही जेनरिक दवाइयां बेचता है। और 50% दुनिया की वैक्सीन भारत में बनती है। दुनिया में सिर्फ 8 वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से कि 6 सबसे बड़ी कंपनियां भारत में हैं। तो 50% दुनिया की वैक्सीन भारत से ही जाके सप्लाई होती है। ठीक है, 40% अमेरिका तक का जेनरिक का डिमांड, जेनरिक दवाइयों का डिमांड जो है वो भारत पूरा करता है। 25% इंग्लैंड का पूरा करता है। आज के दिन में एंटीवायरल ड्रग जो होता है, एड्स के काम आता है, वो 80% दुनिया के लिए भारत सप्लाई करता है। और वो सब कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर रही है हमारी। ठीक है, दुनिया में तीसरा स्थान दवाइयों के वॉल्यूम के हिसाब से भारत का है। ठीक है, हमारे देश में 3000 कंपनियां हैं, 3000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि दवाइयों की कंपनियां हैं। और 10,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रीज हैं भारत में। 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जहां दवाइयां बनती हैं। दवाइयां, वैक्सीन, ये सब कुछ फार्मास्यूटिकल में ही आता है। तो ये सब कुछ 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां। और ये बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन का, नौकरी का कारण है। जब दुनिया में पैसों की कमी हो गई थी तब भी ये इंडस्ट्री भारत की खास करके नौकरियां दे रही थी, नई नौकरियां। बाकी इंडस्ट्री में नौकरियां जा रही थी। ठीक है, तो उस समय भी ये नौकरियां दे रही थी। और आज के जमाने में भारत में एक चीज जो बड़ी प्रचलित हो रही है, सरकार बहुत पुश कर रहा है, वो है रिसर्च। और डिफेंस के बाद, हमारे डिफेंस सेक्टर के बाद सबसे बड़ा जो खर्च भारत कर रहा है वो फार्मा के ही डेवलपमेंट में कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है अभी के लिए। अभी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर पहले से ही नाम कर रहा है, राइट। और इसके कारण भारत की इज्जत दुनिया भर में बड़ी स्ट्रांग है। अफ्रीका, पूरे अफ्रीका का हेल्थ केयर में तीसरा स्थान है भारत का, बाय पैसा कि सबसे तीसरे स्थान का पैसा कमाता है भारत अफ्रीका से दवाइयों में। पहला अमेरिका है, दूसरा यूरोप है। लेकिन बाय वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ दवाइयां हैं, सबसे अधिक अफ्रीका को भारत ही देता है। तो पूरा अफ्रीका भारत की दवाइयों पे ही जीता है। जो दवाई अमेरिका 300 रुपए की एक गोली देता है अफ्रीका को, भारत वही एक गोली 30 रुपए की देता है अफ्रीका को। तो आप समझे भारत कितना बड़ा काम कर रहा है दुनिया के लिए, सस्ती दवाइयां, इलाज मुहैया कराते। आज के दिन में भारत का जो मार्केट है फार्मास्यूटिकल का 31,500 करोड़ से ऊपर का है। 31,500 करोड़ से ऊपर का है। 20-22% से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है हर साल। और 2030 तक 90,000 करोड़ का ये हो जाएगा सेक्टर। तो आप समझ सकते हैं जो सेक्टर इतना पैसा जनरेट कर रहा है वो कितनी नौकरी जनरेट करेगा, है ना। तो नौकरी जो मैं बता रहा था आपको कि फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है
इसमें काफी नौकरी है और ये वाली नौकरी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, होलसेल है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में बता रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, उसमें बहुत सारी नौकरी है। भारत में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसमें बहुत नौकरी है। और रिटेल जो मैं बोल रहा था कि दुकानें, दवाई की दुकानें, भारत में 11 लाख दवाई की दुकानें हैं। आप विश्वास कर सकते हैं, भारत में 11 लाख दवाई की दुकानें हैं। और ये ऐसा सेक्टर है, दुकानें, फार्मेसी दवाई की दुकानें, जिसमें कि नौकरी भी कर सकते हैं आप, बहुत लिक्रेटिव है इसकी नौकरी भी। आप अपना काम भी इसमें कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए भी और देश के लिए भी, वो भी आप कर सकते हैं। और वो तब संभव है जब आप फार्मा में ग्रेजुएशन करें। कुल मिला के देखिए तो आज के दिन में 35 लाख से ऊपर लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं भारत में। ये कुछ एरियाज मैंने लिस्ट किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया हैं जिसमें कि आप ग्रेजुएशन करके, बी फार्मा, एम फार्मा करके आप जा सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, जो दवाई की दुकानों में लीगली जो बैठने चाहिए। आज के दिन में कई सारे छोटे शहरों में कोई भी बैठ जाता है, लेकिन जो सरकार का मैंडेट है, रूल है, गाइडलाइन है, उसके हिसाब से दवाई की दुकान पे सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट बैठ सकता है और किसी को बैठना अलाउड नहीं है। और इस पे बहुत कार्रवाई हो रही है। तो इस कारण से फार्मासिस्ट का डिमांड बहुत बढ़ गया है। और आजकल आप अगर बड़े शहरों में जाते होंगे कभी तो देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाई की दुकानें खुल गई है, चेन। दिल्ली में अपोलो के 400 दुकानें हैं। अपोलो जो हॉस्पिटल वाली कंपनी है उसकी 400 दुकानें हैं दवाई की। 400 दुकानों में अगर 5 लोग भी एम्प्लॉय हुए तो आप समझें कि खाली दिल्ली में 2000 लोग एक अपोलो फार्मेसी का चेन एम्प्लॉय करता है, नौकरी देता है। ठीक है, और ठीक ठाक सैलरी पे देता है। तो उस हिसाब से फार्मासिस्ट की नौकरी है। मेडिकल राइटर बन सकते हैं एम फार्मा करके, क्योंकि आपको मेडिकल वाले वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं उसमें। और मेडिकल राइटर्स की बड़ी डिमांड है दूसरे देशों से, विदेशों से, खास करके अमेरिका और सिंगापुर और यूरोप, इन सब जगहों से बहुत डिमांड है, क्योंकि उनके डॉक्टर्स डेटा एंट्री नहीं कर पाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो वहां से कागज पे लिख के देते हैं, हमारे यहाँ से उसकी डेटा एंट्री होती है। एक दूसरी कि आप मेडिकल जर्नल्स के लिए लिखते हैं, जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स होती हैं उनके लिए भी आप लिखते हैं। तो जनरल आदमी मेडिकल वाली चीजें नहीं लिख पाते हैं, तो उसमें बी फार्मा या दूसरे और फील्ड के लोग भी जो मेडिकल से रिलेटेड है वो सब लिखते हैं। तो मेडिकल राइटर्स की बड़ी आवश्यकता होती है। आजकल वेबसाइट बड़े लोग बनाते हैं, उसमें मेडिकल राइटर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। फूड एंड, अब सरकारी नौकरियां भी बड़ी सारी हैं जिसमें कि बड़े अच्छे ओहदे पे आप जा सकते हैं। फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी होती है, ड्रग इंस्पेक्टर सेपरेट होता है, उसकी नौकरी होती है। हेल्थ इंस्पेक्टर भी आप बन के जा सकते हैं, बी फार्मा करके, एम फार्मा करके, वो भी है। फिर सरकारी रिसर्च की नौकरियां और वो सब तो हैं ही, लेकिन प्राइवेट में भी रिसर्च की बहुत सारी नौकरियां बढ़ रही हैं। इनफैक्ट रिसर्च की सबसे अधिक नौकरियां बढ़ रही हैं अभी के समय में, जिसकी सैलरी लेवल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने बताया ही, आप जा सकते हैं। एक है बिजनेस एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं, इसकी डिटेल में आगे और आपको बताऊंगा। तो बिजनेस एनालिस्ट वाला भी आजकल, आईटी का सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है, तो आईटी के सेक्टर में बिजनेस एनालिस्ट की बड़ी आवश्यकता होती है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। उसको मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आगे। फिर एक जो बिहार में भी बड़ा प्रचलित है और देख रहे होंगे कि बड़े सारे लोग उसमें अच्छा करियर बना पाते हैं, सीनियर लेवल तक पहुंच पाते हैं, पैसे भी अच्छे कमा पाते हैं, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम, एमआर। तो एम फार्मा, बी फार्मा करने के बाद वो भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल अच्छी नौकरी होती है, जो आप बड़े लोअर लेवल से बड़े सीनियर लेवल तक कर सकते हैं आप उसमें। तो ये तो कुछ हो गए जो कोर हैं, जो बी फार्मा, एम फार्मा करके आप डायरेक्टली ही कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप एडिशनल बी फार्मा, एम फार्मा करने के बाद भी कुछ चीजें आप पढ़ाई कर लें तो आप और
आगे बढ़ सकते हैं, ओहदे पे जा सकते हैं। अच्छा सॉरी, गवर्नमेंट और कहाँ कहाँ नौकरी, तो मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया ही। फार्मा इंडस्ट्री में नौकरी है, वो तो है ही डायरेक्ट नौकरी। हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल चेन जो है, दवाई की दुकान है, वहां आप जा सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़ी रिक्वायरमेंट होती है फार्मा वालों की, वहां आप जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी में मैंने बताया ही। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, सीआरओज कहते हैं उसको, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें की रिसर्च दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां आउटसोर्स करती हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। फिर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। खास करके बी फार्मा करके आसान हो जाता है, क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से, सरकारी नियम के हिसाब से एक फार्मासिस्ट ही दवाई की दुकान को चलाने के लिए जरूरी होता है, और कोई नहीं चला सकता। तो आप खुद अपनी दवाई की दुकानें, डिस्ट्रीब्यूशनशिप खोल सकते हैं बड़ी कंपनियों की, एजेंसी ले सकते हैं। और ये एजेंसी, होलसेल, ये सब आपने सुना होगा अपने घर के आसपास, बहुत सारे लोग लेते हैं वहां पर, बिहार में हमारे इधर। अच्छा, मैं बता रहा था कि और एडिशनल क्वालिफिकेशन आप लेके कुछ और एक दो पढ़ाई कर लें, तो आप और भी बहुत सारी चीजों में जा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, जिसमें मैं हूँ, आप उसमें भी जा सकते हैं। एमएचए होता है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। एक और एमएचए होता है, मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। आप दोनों ही कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद भी, एम फार्मा करने के बाद भी कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। ग्रेजुएशन करके भी आप जा सकते हैं उनमें। जनरल एमबीए तो कर ही सकते हैं, बहुत सारे लोग जनरल एमबीए करके बहुत आगे बढ़े हैं बी फार्मा वाले। अब मैं आता हूँ बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट पे, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में बहुत जरूरत होती है, बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो फार्मा सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, और उनमें बिजनेस एनालिस्ट चाहिए होते हैं जो उस सेक्टर को जानते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग को जानते हो, सेल्स को जानते हो। वो लोग चाहिए होते हैं उनके सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करने के लिए, और जो बिजनेस है उसको समझ के समझाने के लिए आईटी वालों को। वो भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। वो भी आप, भले ही आप कोर अपने काम में नहीं रहेंगे, आपने फार्मा किया तो आप रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा रहे, लेकिन आप आईटी कंपनी में उसके थ्रू घुस सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक कर सकते हैं आप, ये भी अलाउड है। भले ही बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि फार्मेसी के बाद एमटेक में अलाउ करते हैं, बट बी फार्मा करके आप एमटेक में भी जा सकते हैं, एम फार्मा ना करना चाहें तो एमटेक कर सकते हैं। आईआईटी में भी एक आईआईटी है जो अलाउ करता है, और भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो अलाउ करते हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फील्ड रहेगा करने के लिए। और इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में खुल जाती हैं, उसमें और ज्यादा वैल्यू मिलेगा आपको। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से कुछ लोग जो मेरे जानकार हैं, उन्होंने फार्मास्यूटिकल से बी फार्मा, एम फार्मा करने के बाद अपने करियर को किस तरह से घुमाया, कैसे वो आगे बढ़े। तो एक बेस लेवल से करें, ये हैं एक पुनीत करके हैं लड़के, पुनीत त्रेजा, अभी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। मैंने इनको अभी करीब करीब 7-8 महीने पहले इनको अपने साथ नौकरी दी है। मेरी कंपनी में है, अर्नस्ट एंड यंग में, और मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं। हम लोग अभी एम्स हॉस्पिटल दिल्ली को में सॉफ्टवेयर लगवाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको पूरा डिजिटाइज कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं उसका। तो पुनीत उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बी फार्मा ही किया है, बैचलर्स किया है फार्मेसी में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया है। यही दिल्ली में एक अच्छा, एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से किया है इन्होंने। ये हैदराबाद का कॉलेज है, यहाँ से इन्होंने किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स। और ये कोर्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये पहले तो कुछ दिन हॉस्पिटल्स में काम किया, फिर एक यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप करके दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है, उसमें चले गए। उसके इंडिया ऑफिस में ये उनके आईटी में काम करने लगे। वहां से फिर दूसरी आईटी कंपनी है, यही दिल्ली की कंपनी है, जो हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, टीओटी, उसमें काम करने लगे। ऐसे ही माई हेल्थ करके एक स्टार्टअप है जो कि हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, उसमें काम कर। तो इनको हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर बनाने में क्या क्या जरूरतें होती हैं,
उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई और ये अब उसी फील्ड में काम करने लगे। तो इनको मैंने ईवाई में नौकरी दे दी। अब देखिए ये इनको 10 साल हो गए नौकरी करते करते, और आज इनकी सैलरी 12 लाख रुपए है साल की, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। बी फार्मा करने के बाद आप करियर में प्रोग्रेस करते करते जहां पहुंचे हैं, तो ये अच्छी सैलरी है। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और जो बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच गए हैं। खैर उनको 20 साल 25 साल से ऊपर हो भी गया नौकरी करते करते, लेकिन आप देख सकते हैं कि सागर पवार मेरे साथ मेरी पिछली कंपनी में थे, पीडब्ल्यूसी में। वहां पर पीडब्ल्यूसी में मैं हेल्थ डिवीजन में था, वो फार्मा डिवीजन में थे कंसल्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने स्कूल 88 में पास किया, उसके बाद उन्होंने बी फार्मा किया। ठीक है, बी फार्मा करने के बाद उन्होंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद और कुछ कुछ डिग्रियां ली, बट एमबीए मेनली एमबीए किया, फिर आईएम से वैसे ही सिमिलर कोर्स किया। और उसके बाद ये पहले ज्वाइन किए रैनबैक्सी में। ठीक है, रैनबैक्सी दवाई की भारत की बड़ी कंपनी है जिसको कि सन फार्मा ने खरीद लिया है, तो अब उसका नाम सन फार्मा है। वहां गए, फिर एबट दुनिया की बहुत बड़ी दवाई की कंपनी है, उसमें गए, और अभी ये दवाई वाले ही काम कर रहे हैं, बी फार्मा वाले ही काम कर रहे हैं। बेयर फिर दुनिया की 3rd 4th 5th लार्जेस्ट कंपनी है, उसमें चले गए। गोल्ड शील्ड वैसी ही कंपनी है। फिर ये रिसर्च में चले गए। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चले गए, और वहां से इन्होंने टर्न लिया कंसल्टेंसी की तरफ। आईएमएस कंसल्टिंग दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग की कंपनी है, जो सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग करती है, उसमें चले गए। वहां से फिर हमने उनको पीडब्ल्यूसी में हमारे यहाँ आ गए थे, हमारे मित्र बन गए वहां। और आज के दिन में वो केपीएमजी के पार्टनर है। केपीएमजी बिग 4 कहलाती है, 4 कंपनियां हैं जो बिग 4 कहलाती हैं, अर्न्स्ट एंड यंग, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और डेलॉयट। ये दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिट टैक्स कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उसमें अब ये केपीएमजी में पार्टनर बन के चले गए। पार्टनर लेवल सबसे ऊपर का लेवल होता है इन बिग 4 में, इन्हें पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो इसमें सबसे टॉप लेवल जो होता है वो पार्टनर का लेवल होता है। तो अब ये वहां के सबसे टॉप लेवल तक पहुंच गए। 25 साल इनको हुए ग्रेजुएशन किए हुए बी फार्मा में। आज इनकी सैलरी 1.5 करोड़ रुपए सालाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए ये दिखाना चाहता था कि अगर आप मेहनत करें, आप सही डिसीजंस लें, सही डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, तो आप एक बी फार्मा कोर्स करके भी बहुत ही अलग बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं अपने करियर में। तो बी फार्मा एक्चुअली, और आज के, और ये सागर पवार साहब तो उस समय थे जब इंडस्ट्री भारत में शुरू हो रही थी, पिक कर रही थी धीरे धीरे। ठीक है, और आज तो सरकार भी एकदम पुश कर रहा है, खूब मदद कर रहा है इस इंडस्ट्री का। प्राइवेट सेक्टर भी एकदम पावरफुल हो गया है, प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर की बड़ी पावरफुल हो गई पूरी दुनिया में, भारतीय कंपनियां। ठीक है, तो आज तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि धीरे धीरे करियर प्रोग्रेशन आप सही करें, मेहनत करें, तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए सागर साहब कहाँ तक पहुंच गए, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फार्मा में। तो उम्मीद है मैं आपको कुछ मदद कर पाया, कुछ समझा पाया इस सेक्टर के बारे में। कोई सवाल हो तो मैं बड़े खुशी खुशी चाहूंगा आपको उसका जवाब देना। जो बच्चे हैं वो यंग हैं लोग, सबके सब यहाँ, और एक सवाल जो उनके मन में आता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, अगर वो एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, तो ये सोचते हैं कि कौन सा क्लास हम लें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें जिससे हम उसमें जाएं। और जैसा आप जानते हैं बिहार में, यूपी में, या जो जिसको हिंदी बेल्ट कहेंगे, उसमें प्रायः 8वीं 9वीं में ही लोग, कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो जाता है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है। तो जरा उस पर प्रकाश डालें कि बच्चों को इस सेक्टर में जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। देखिए, इस सेक्टर में जाने के लिए साइंस तो होना ही होना चाहिए,
बिना साइंस के आपको इस सेक्टर में एंट्री मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, मतलब ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो साइंस आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, 12वीं में, 10वीं 12वीं में साइंस सब्जेक्ट से ही आप जा पाएंगे। 12वीं में अगर साइंस नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के थ्रू ही आप इस सेक्टर में एंटर कर पाएंगे। तो वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होता है, बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और उसके कई सारी जगहों पे एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, कई सारे डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। तो नियम ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको कोई सेंट्रल एग्जाम ही देना पड़े हर जगह, कॉलेज कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं कई सारे कॉलेजेस में, और कई सारे जो नामी कॉलेजेस हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। +2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी इन कोर्सेज में। पहले हम लोग एक बार इस विषय पर थोड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन आप बताएंगे कि बिहार में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, और अगर अंदाज हो कि क्या क्या उनकी फीस है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिहार में मैंने एक्चुअली इस बार रिसर्च नहीं किया, जी जी, कोई बात नहीं। बिहार में कौन से कॉलेजेस हैं, बट बिहार में थोड़े अभी कॉलेजेस कम हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। कई सारे देखिए, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग ना बड़े सारे ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जहाँ बहुत होता है। गुजरात है, रिसर्च भी बहुत होता है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं। कर्नाटका है, आंध्रा है, नॉर्थ में अभी शुरू हो रहा है। तो फार्मा कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ वहाँ के फार्मा कॉलेजेस हमेशा से बहुत अच्छे जाने जाते हैं, जहाँ पर कि फार्मा रिसर्च और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। वहाँ के फार्मेसी कॉलेजेस बहुत अच्छे माना जाता है। इनफैक्ट हमारा जो यूनिवर्सिटी था, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, उसका भी फार्मेसी का कोर्स काफी नामी था। वहाँ पर भी लोग जा सकते हैं उसके लिए। और फीस का लेवल अभी मुझे अंदाजा नहीं है, बट मैं बाद में शेयर कर सकता हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैं ढूंढ के कुछ लोगों से बात करके मैं फीस शेयर कर लूंगा आगे। जी बहुत धन्यवाद। हमने इसलिए पूछ दिया कि बच्चे जब सोचते हैं तो सोचते होंगे कि घर के नजदीक कौन सा कॉलेज है, इस तरीके की चीज दिमाग में आती होंगी, इसलिए पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, बताएं जी। गुड इवनिंग सर, मुझे एमएचए के बारे में जानना है सर। इसमें सिर्फ हम लोग हॉस्पिटल में ही काम कर सकते हैं या इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं इसके बाद? जी देखिए, एमएचए करके आप बहुत सारे जगह जा सकते हैं। अस्पताल एक जगह है जहां आप काम कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए, कि आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, क्योंकि उसके आगे भी हर जगह उससे रिलेटेड चीजें ही होती हैं। तो जैसे मैं अभी अस्पताल में काम नहीं कर रहा, मैंने अपने करियर में बहुत कम जगह अस्पतालों में काम किया है। मैं अधिकतर कंसल्टेंसी में काम करता रहा। फिर मेरे क्लासमेट हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, अभी मलेशिया में बैठे हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं। फिर उनको जर्मनी जाना है, फिर उनको शायद सऊदी अरेबिया जाना है, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो वो आईटी कंपनी में चले गए हैं। जो मैं आपको बिजनेस एनालिस्ट बता रहा था, वो बिजनेस एनालिस्ट हैं, उसमें बहुत सीनियर लेवल पे अब पहुंच गए हैं। तो आईटी में भी आप जा सकते हैं। फिर मेरे कुछ मित्र हैं जो उसमें एडिशनल कोर्सेज करके आज मेरे जूनियर हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ के हेड बन गए हैं। तो आप उसमें भी एडिशनल क्लिनिकल रिसर्च में उन्होंने आगे छोटी सी पढ़ाई की, वो करके वहाँ चले गए। तो एमएचए करने के बाद भी बहुत सारी एवेन्यूज हैं जहाँ आप जा सकते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल में काम करना जरूरी नहीं होता उसके बाद, ठीक है। तो आप बहुत सारे जगहों पर जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एमएचए करने के बाद अभी सरकार एक कैडर ला रहा है। जैसे बाकी कैडर्स हैं, वैसे ही हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कैडर ला रहा है सरकार। तो एक नया पोस्ट क्रिएट होगा, जिसमें कि जिस नौकरी की रिक्वायरमेंट ही होगी एमएचए,
आज के दिन में सरकार में कोई फॉर्मल काडर नहीं था एमएचए का, अब एक फॉर्मल काडर बनने जा रहा है एमएचए के लिए। वो भी एक नया एवेन्यू होगा एमएचए के लिए घुसने का। तो वो लोग ना सिर्फ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल मैनेज करेंगे वो काडर, बल्कि हेल्थ सिस्टम भी मैनेज करेगा सरकार के लिए। मिनिस्ट्री में बैठेंगे, वहां से मैनेज करेंगे, सेंटर में, स्टेट में, सब जगह वो अलग काडर बन रहा है। तो एमएचए करने के बाद बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिसर्च पे बीच बीच में भारत ने फोकस थोड़ा कम कर दिया था। हम लोग जेनरिक पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे तो उस चक्कर में हम दुनिया की जेनरिक फार्मेसी के हब तो बन गए, हम सबसे बड़े बन गए जेनरिक फार्मेसी में। बट चूंकि हमने रिसर्च में बीच में भारत ने थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया, तो एपीआई का करीब करीब 80 से 90% एपीआई एपीआई होता है। जो मैं आपको बता रहा था कि अगर पैरासीटामोल बनाना है तो उसको बनाने वाली जो 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 मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, वो एपीआई कहलाती हैं। वो एक कंपनी बनाती है और फार्मा मैन्युफैक्चरर फिर उसको मिला के उससे फाइनल दवाई बनाता है। तो एपीआई वो इंग्रेडिएंट होती है। एपीआई 80 से 90% एपीआई ना सिर्फ हम बल्कि दुनिया चाइना से ले रही थी कुछ दिन पहले तक। पिछले साल, 2 साल से 3 साल से भारत बड़ी कोशिश करके चाइना से एपीआई इंपोर्ट 20-30% कम कर चुका है ऑलरेडी। एंड अभी प्लान ये है कि हम वहां से एपीआई इंपोर्ट 80% तक कम कर लें। इनफैक्ट इवन पैरासीटामोल का एपीआई हम चाइना से ले रहे थे और हम सिर्फ गोलियां बना रहे थे, तो हमारी वैल्यू चेन थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन अभी ना सिर्फ एपीआई सेक्टर में सर, बल्कि बेसिक रिसर्च सेक्टर में भी हमने बहुत एडवांसमेंट किया है। इनफैक्ट अभी वैक्सीन हमारे यहाँ बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, दवाइयां नई नई, दुनिया ने नई दवाइयां बंद कर दिया बनाना। फार्मास्यूटिकल्स में कोर बेसिक रिसर्च कहते हैं। बेसिक रिसर्च बड़ी बड़ी कंपनियां जो करती थी, जिन्होंने सारे इतने महंगे महंगे दवाइयों का इजाद किया था, आज के दिन में अधिकतर बड़ी कंपनियों ने बेसिक रिसर्च करना बहुत कम कर दिया। और वो बेसिक रिसर्च वो लोग सारा आउटसोर्स करते थे इंडिया के लिए। तो इन जो सीआरओज मैंने कहा ना, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वो इन्हीं फार्मा कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी थी बेसिक रिसर्च करने के लिए। आज के दिन में क्या हुआ है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करने लगा है, सरकार भी बहुत मदद कर रही है, तो बेसिक रिसर्च भी बहुत शुरू हो गया हमारे देश में। तो बेसिक रिसर्च अब कुछ दिन में हम लोग शायद बेसिक रिसर्च के भी हब बन जाएं दुनिया के लिए। और उसमें जो मैं अभी बता रहा था बीच में भी कि रिसर्च में बड़े सारी नौकरियां निकल रही हैं। थोड़ी एडवांस्ड स्टेज वाली नौकरियां होती हैं, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेजेस से आना होता है उस फील्ड में घुसने के लिए। लेकिन बहुत सारी नौकरियां बेसिक रिसर्च में आ रही हैं, बहुत बढ़िया सैलरी भी मिल रही है, नौकरी भी बड़ी अच्छी है, क्रिएटिव नौकरी है, बड़ी एडवांस्ड है। तो क्रिएटिव रिसर्च अभी बहुत शुरू हो रहा है भारत में, अपॉर्चुनिटी बहुत है सर। खुशबू, तुम्हारी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट इसका फायदा उठाएंगे और ये रिकॉर्डिंग हम YouTube पे डाल देंगे और अभी आपको सबको ये ईमेल मिल जाएगा कहाँ है, तो उसमें आप अपने लोगों को जो उसको जरूरत है उसको बताएं। और किसी को कुछ कहना तो कह सकता है, अदरवाइज अंकुर। सर, हाँ हाँ तनवीर बोलो। सर बीपीटी कोर्स के बारे में पूछना था। बीपीटी वो क्या होता है, मेरे को नहीं पता। फिजियोथेरापी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। क्या जानना चाहते हैं तनवीर, बताइए।
सर इसके बाद बेनिफिट क्या है करने से? देखिए अभी बहुत बेनिफिट है। मैं रहता है। बताऊं, भारत में फिजियोथेरेपी में बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया है पिछले 2-3 सालों में, और अभी ये बहुत ग्रो करने वाला है। हम लोग फिजियोथेरेपी को क्या समझते थे? मैं तो समझता ही नहीं था फिजियोथेरेपी में कुछ करते हैं लोग। जब जाइए फिजियोथेरेपी कराने तो वो वाइब्रेटर लगा देंगे या हीटिंग दे देंगे। मेरी मुलाकात एक जर्मन डॉक्टर से हुई। उन्होंने अपना भारत में आके क्लिनिक खोला। डॉक्टर हैं यहाँ जर्मनी के, उन्होंने अपना यहाँ क्लिनिक का चेन खोला हुआ है। उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। वो फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं कहलाता है, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस चीजें करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि फिजियोथेरेपी खाली अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन और हीटिंग देना ही नहीं होता। बहुत सारे चीजें होती हैं उसमें, साइंटिफिक चीजें होती हैं जो की जाती हैं। और जब उनका इंडिया एंट्री स्ट्रेटजी मैंने किया था, और वो मुझे लगता है 2010-11 में मैंने किया था उनका इंडिया का स्ट्रेटजी। इंडिया आए थे वो लोग, तो मैं उनके लिए उनको मदद किया था यहाँ खोलने में। उसके बाद ऐसी बड़ी सारी कंपनियां खुलने लगी हैं। आपको मैं बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने एक उसी तरह का चेन खोलना शुरू किया है, वरदान नाम से, जो कि फिजियोथेरापी, एक तरह का फिजियोथेरेपी है, बट उसको भी रिहेबिलिटेशन पेन क्लिनिक कहते हैं। तो अभी बड़ी डिमांड बढ़ गई है बड़े शहरों में। बहुत प्रोफेशनल कंपनियां खुलने लगी हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब देने लगे हैं। एक एवेन्यू ये हुआ। ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी करने के बाद अपना क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं। छोटे शहरों में बड़ी डिमांड है इसकी। आज के दिन में लोग काफी अच्छा रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। कई बार तो कई डॉक्टर्स से कंपैरेटिवली प्रैक्टिस हो जाता है उनका। अगर वो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हो तो छोटे शहरों में वो लोग अच्छा खासा डॉक्टर से भी कम्पीट करने लगते हैं इन दैट वे, कि उनकी जो अर्निंग और पेशेंट बेस होता है काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के बराबर भी हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी की तो ऑब्वियसली अभी इसको थोड़ा बेटर होना शुरू हो गया है। पहले थोड़ी सैलरी लेवल्स कम थी। जब हम लोग कॉलेज से निकले थे तो मुझे याद है मेरे कुछ जानकार लोग थे फिजियोथेरेपी वाले, उस समय सैलरी लेवल्स थोड़ी कम होती थी। लेकिन अभी बड़ी सैलरी लेवल्स भी बढ़ गई हैं, जॉब का रेस्पेक्टेबिलिटी भी बढ़ गया है और अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गया है। और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में खाने पीने का स्टैंडर्ड गड़बड़ हो रहा है, तो खाने डायबिटीज पीने का बढ़ेगा। काम करने का स्टैंडर्ड। देखिए अभी मैं जैसे कुर्सी पे बैठा हूँ, ये मैं अभी सिर्फ आपसे कॉल करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे से बैठा हूँ और शायद अभी अगले 3-4 घंटे और इसी कुर्सी पे बैठूंगा। तो उसके कारण मेरा बैक एक, बॉडी एक, गर्दन का दर्द, ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट आप आएंगे बड़े शहरों में, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, आप देखेंगे कि 80% लोग किसी न किसी समय हर 2 साल पे फिजियोथेरेपी अपना करा रहे हैं। थैंक यू अंकुर। अंकुर जी, एक चीज मेरे मन में घूम रही थी जब खुशबू ने सवाल पूछा था एज लिमिट के बारे में, तो मेरे ख्याल से पता नहीं ये सही है नहीं, लेकिन उसके मन में ये घूम रहा होगा कि हमारे बिहार में सब सरकारी नौकरियों में उम्र की एक सीमा होती है। तो मेरे ख्याल से वो ये सोच रही होगी, और खुशबू बताना मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उम्र की सीमा इस चीज में शायद नहीं होती है। अभी जब सरकार बनाएगी कोई नियम तो शायद उम्र की सीमा बताए, लेकिन अभी जो नौकरियां हैं मेरे ख्याल से उसमें उम्र की सीमा नौकरी में नहीं है, कॉलेजेस में है, जैसा शिव कुमार जी ने बताया। क्यों अंकुर जी? जी जी, कॉलेजेस में है, नौकरी में अभी फिक्स नहीं है। और दूसरी बात है, देखिए अभी उम्र के बारे में उतना परेशान होने का समय अब नहीं रहा। आज के करियर के एनवायरनमेंट में देखिए, आज लोग करियर गैप्स लेते हैं और बिल्कुल अपनी करियर फील्ड को चेंज कर लेते हैं, पलट लेते हैं। उसका कारण ये है कि आप खाली एंट्री लेवल ना सोचा करें। उम्र कई बार अगर रिक्वायरमेंट होती भी है तो एंट्री लेवल पे होती है, लेकिन जब आप करियर में धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो एक लेवल पे जाने के बाद ना तो सरकारी नियम के हिसाब से उम्र बचती है और प्राइवेट में तो उम्र बचती नहीं है।
सिर्फ आपका करियर प्रोग्रेशन बचता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें। तो एंट्री लेवल में अभी तो नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है उम्र की सीमा बन जाए सरकार में भी। लेकिन मेरा फिर से वही सलाह होगा उसमें भी कि आप उम्र की चिंता इसलिए ना करें, क्योंकि आजकल करियर में बड़ी सारी हर उम्र के लेवल पे आपके मेहनत के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लगा एंड 2 सेशन और अंकुर करेगा फ्यूचर में, कब करेगा, क्या सेशन करेगा, वो आपको पता लग जाएगा। तो आप लोग जुटिएगा और फिर उससे लाभ उठाएंगे हम लोग। अंकुर, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, विल रिमेन इन टच। सबको प्रणाम। अब कॉल हम बंद करते हैं।